हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। और इसका अगर आपको सिलेबस नहीं पता है अपना फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, या तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस 2025 टू 2026 एंड कैची स्टडी, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है? तो देखो, रेजोनेंस को ना मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होता है समझने के लिए बेंजीन। बेंजीन रिंग से सभी फेमिलियर है। बेंजीन रिंग क्या होती है भाई, सबको पता है कि ये होती है हमारी बेंजीन रिंग। इस तरीके से बनाते हैं आप बेंजीन रिंग को, इस तरीके से बनाते हैं बेंजीन रिंग को। अब देखो, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको इस स्ट्रक्चर से एक अच्छे तरीके से क्लियर करा दूंगी। देखो, रेजोनेंस एक फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। यानी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें अगर मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन का डिफरेंस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। ठीक है, एक ये फिनोमेना होता है इसमें रेजोनेंस में। यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कोई भी एटम अपनी जगह से नहीं हटता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे समझिए कि ये जो बेंजीन रिंग है, अब आपको पता है कि बेंजीन रिंग में ये वाला बॉन्ड यहीं पर है, ये तो ट्रांसफर होके ऐसा भी हो सकता है ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे भी ये स्ट्रक्चर जरूरी थोड़ी है कि आपको जो ऐसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ऐसा हो सकता है कि ये जो बॉन्ड की पोजीशन है इसकी यहाँ हो, ये वाला बॉन्ड यहाँ हो, ये वाला बॉन्ड यहाँ हो, कुछ भी हो सकता है भाई, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यही होगा। और आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कि आप जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो आपने ऐसा देखा होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपने बेंजीन रिंग का देखा है, ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स करेक्ट है। ठीक है, कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग ना ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसे उनके टीचर ने बनाया इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया और उन्होंने अपनी कॉपी पे बना लिया इस तरीके से, यहाँ बॉन्ड लगा दिए। तो वो क्या करेंगे पता है, वो इसको गलत बोल देंगे, क्योंकि ऐसे बनाया है, उनको क्या लग रहा है कि बॉन्ड यहाँ है तो यहीं पर है, यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर सही नहीं हो सकता। बट दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, सही है। इनफैक्ट ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स है वो तीनों स्ट्रक्चर्स सही है। और इन तीनों स्ट्रक्चर्स की हेल्प से आज मैं आपको समझाऊंगी रेजोनेंस। देखो, सबसे पहली चीज समझो, रेजोनेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, चार्जेस जो है वो घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन एटम्स अपनी उसी पोजीशन पे रहते हैं। अब देखो, ये है हमारे पास एग्जांपल ऑफ बेंजीन। बेंजीन का एग्जांपल है, तो यहाँ पर देखो कि मैंने बेंजीन के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। इसका मतलब या तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे या फिर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यानी या तो बॉन्ड इस तरीके से होंगे, क्योंकि वो तो घूम रहे हैं ना। हमने क्या बोला कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो वो इस तरीके का भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर, इस तरीके का भी बना सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मैं आपसे कहूँ कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे रेजोनेंस की बात कर रही हूँ, इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ यही होता है, ये दोनों होते ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि रेजोनेंस में जो मतलब जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ ये होता है, तो वो गलत है। क्यों भाई? क्योंकि सिर्फ ये नहीं, ये भी बेंजीन के स्ट्रक्चर है दोनों। सिर्फ ये नहीं होता, ये दोनों भी बेंजीन के स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों बेंजीन के स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये है, तो भी मैं गलत बोल रही हूँ कि सिर्फ ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर ना तो सिर्फ ये हो सकता ना सिर्फ ये हो सकता। बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता है ये, यानी कि बेंजीन। अब आप ये मत सोचिएगा कि आपने कहीं ऐसा बना दिया तो आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा
कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मैं रेजोनेंस को डिफाइन कर रही हूँ तो मैं सिर्फ एक इस स्ट्रक्चर से ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ और सिर्फ बेंजीन ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, क्योंकि बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, यानी कि अब आप समझिए रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर ना बनाऊं और सिर्फ ये स्ट्रक्चर बना दूं, इसका मतलब सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, यानी उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहे होते हैं कि वो इस तरीके का भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं और इस तरीके का भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं। मतलब जो मेन स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों करेक्ट है। बट एक और चीज समझिएगा, अभी देखिए, अब मैंने आपको बोला कि क्या ये अकेला स्ट्रक्चर बेंजीन को डिफाइन कर सकता है, तो आपका आंसर होगा नो। अगर मैं इसको बोलूं ये डिफाइन कर सकता है तो आपका आंसर होगा नो। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या ये अकेला बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकता है, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ये दोनों स्ट्रक्चर्स आते हैं, लेकिन इन दोनों में ये नहीं, इसमें अकेले में ये नहीं आ रहा है, इसमें अकेले में ये नहीं आ रहा है, लेकिन ये अकेला स्ट्रक्चर इन दोनों को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए, वैसे कंटेन तो नहीं बोलेंगे हम इसको, क्योंकि हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि ये जो अकेला स्ट्रक्चर है वो इन दोनों स्ट्रक्चर की पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, समझ गए? अब समझिए रेजोनेंस का क्या फिनोमेना है। देखिए, रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई भी कंपाउंड अगर हमने लिया है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बेंजीन लिया, कोई भी हमने लिया, मैं बेंजीन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी चीज की बात कर रही हूँ, अगर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को, उसकी कितनी प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज, यानी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है, अगर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को किसी एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं किया जा सकता है तो हम वहां पर जो फिनोमेना यूज करते हैं वो रेजोनेंस होता है। यानी रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, यानी किसी भी एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को जब एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं किया जा सकता तब उनको डिफाइन करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स को हम यूज करते हैं। तो ये फिनोमेना क्या होता है भाई, रेजोनेंस। समझ में आ रहा है? चलिए, एक बहुत अच्छा सा, एक बहुत डेली लाइफ से रिलेट करके आपको एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, जिसे मान के चलिए कि आपने चाय बनाई, ठीक है, मतलब मैं टी के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर आप चाय बना रहे हो तो मैं आपसे बोलूं कि जो आपने चाय बनाई है उसको डिफाइन करिए, तो आप सिर्फ ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि सिर्फ हमने चीनी ली और चाय बन गई, क्योंकि सिर्फ चीनी से चाय नहीं बनती है। चाय के लिए चीनी भी चाहिए, चाय भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए, तो सिर्फ चीनी से तो नहीं बनती है। तो क्या आप सिर्फ एक वर्ड में बोल सकते हैं कि सिर्फ चीनी ली और चाय बन गई? नहीं बोल सकते ना। तो वैसे ही रेजोनेंस फिनोमेना ये कहता है कि जब किसी भी कंपाउंड की सारे प्रॉपर्टीज को किसी एक लाइन में, किसी एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हम कई सारे स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो एक मेन स्ट्रक्चर बनता है जो कि सारे स्ट्रक्चर्स की पोजीशन बता देता है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है। और रेजोनेंस का जो साइन होता है वो ये होता है, ये वाला जो यहाँ पे डबल हेडेड एरो है वो शो करता है कि यहाँ पे रेजोनेंस है। अब देखो, ये दोनों क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। ये दोनों क्या हो गए, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या हो गए बच्चों, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और क्योंकि ये अकेला स्ट्रक्चर बता रहा है, इन दोनों की पोजीशन बता सकता है ये वाला अकेला स्ट्रक्चर, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये है इसका थर्ड स्ट्रक्चर जो कि है रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि एक्चुअल में बेंजीन को शो कर रहा है। बेंजीन को ये भी शो कर रहे हैं, बट कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर सकता ना बेंजीन को। ये अगर ये सिंगल स्ट्रक्चर बेंजीन को डिफाइन कर रहा है, अगर रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं,
तो हमें तो सिर्फ यही लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घूम ही नहीं रहे क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ बना लिया यहाँ बना लिया, जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहे हैं, कभी इधर आ जाता है बॉन्ड तो कभी इधर आ जाता है, ये वाला बॉन्ड कभी इधर रहता है तो कभी इधर रहता है। तो इसका मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके का दिखता होगा ना कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, कभी ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं कभी ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यही फिनोमिना क्या होता है कि जब किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को किसी सिंगल स्ट्रक्चर से हम डिफाइन नहीं कर सकते तो हम वहाँ पे अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, एंड वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, वो जो कंपाउंड है, देखिए जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं उस कंपाउंड की उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी उतना ही ज्यादा स्टेबल बन जाता है। अब ये चीज को थोड़ा और डिटेल में आपसे बात करूंगी मैं रेजोनेंस एनर्जी पे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये टू इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट क्योंकि दोनों क्या है भाई, दोनों एक जैसे ही तो है, बिल्कुल एक जैसे है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन्स क्या है घूम गए हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि भाई मेनली जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन का वो ये है, ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। ये जो डबल हेडेड एरो होता है ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर होता है, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, ये एरो है जो कि रेजोनेंस को शो करता है, इसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब आपको इसको लिखना कैसे है डेफिनेशन में, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैं जो डेफिनेशन आपको लिखवाने जा रही हूँ उससे पहले आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, क्योंकि मेनली जो आपको रेजोनेंस समझना होता है वो स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही समझ में आता है। बाकी डेफिनेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम देंगे तो भी लिखना तो पड़ेगा, बट सबसे मेन जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सबसे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कैकुले ने दिया था, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे इनको किसने दिया था, कैकुले ने दिया था ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर में आप क्या लिख सकते हैं, एनी वन ऑफ दीज स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमने ये यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस जो फिनोमेना है उसको वहां पे यूज किया जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपको मूव करते हुए मिलेंगे। बाकी कंडीशंस बहुत सारी है रेजोनेंस की, बट पहला जो मेन पॉइंट है जो कि आपको माइंड में रखना है वो ये है कि जब किसी भी कंपाउंड की किसी भी, जैसे हमने बेंजीन लिया है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को किसी एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो हम वहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं जिनको कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिनके थ्रू की पूरा बेंजीन को डिफाइन किया जा सकता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो आगे बढ़े। चलिए देखिए भाई, अब आपको जो लिखना है रेजोनेंस में मैंने यहाँ पे वो नोट कर दिया, एक बार समझा देती हूँ, वैसे आपको पता ही है सारी चीजें बट फिर भी देखिए क्या है, द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस इज सेड टू बी अकर व्हेनेवर अ मॉलिक्यूल वी कैन राइट 2 और मोर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यानी कि जो रेजोनेंस है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के हम क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। यहाँ पे लुईस है, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कि 2 और मोर लुईस स्ट्रक्चर आप किसी भी मॉलिक्यूल के यहाँ पे बना सकते हैं, विच आर डिफर इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट नॉट इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स। जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ की है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन तो डिफर कर सकती है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिफर करेंगी ही करेंगी, बट जो वहाँ पे एटम्स है वो अपनी जगह पे रहेंगे, उनकी कोई भी पोजीशन वहाँ पे डिफर नहीं करेगी, ठीक है। तो रेजोनेंस में क्या होगा कि लुईस स्ट्रक्चर जो बनेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन आप चेंज होते हुए देखेंगे, उनका मूवमेंट देखेंगे, बट एटम्स अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। द वेरियस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए अभी मैंने आपको जो 2 स्ट्रक्चर बनवाए थे फिर से दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर थे जो कि इक्विवेलेंट मैंने आपको बोले थे, तो बीच में ये डबल हेडेड एरो से मैंने रेजोनेंस का साइन शो किया है, और यहाँ पर ये इस तरीके से बॉन्ड थे और ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे बना था इस तरीके से। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ये
ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इन्हीं को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, बट द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट मैंने जो चीज़ आपको अभी समझाई थी कि जो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखता है, उसको कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकता है। इतनी चीज़ समझ में आई तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की चीज़ें आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। नोट्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे और टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। रेजोनेंस क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस चाहिए और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, सारे टॉपिक्स को मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो, बट डेफिनेटली कि आपका जो भी होगा, नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे लिखना है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना, वो सब कुछ आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, जो मैंने एग्जाम्पल कराया था वो लिखना है, एंड देन लिखना है दीज स्ट्रक्चर्स आर गिवन बाय, दीज स्ट्रक्चर्स, मैं एक मिनट लिख देती हूँ पहले। देखिए वो जो एग्जाम्पल था उसमें लिख लीजिए, दीज स्ट्रक्चर्स आर गिवन बाय कैलकुलेट, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि क्या क्या कंडीशंस चाहिए रेजोनेंस के लिए। तो देखिए पहली जो कंडीशन है रेजोनेंस के लिए वो ये है कि जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में डिफर करने चाहिए, उनमें जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन डिफर नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है सॉरी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड डिफर इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, not in the position, मैं सिर्फ लिख देती हूँ not atoms। तो आप समझ गए ना कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी जो पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ किस में डिफर करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स में डिफर करनी चाहिए, लेकिन एटम्स की पोजीशन उसमें चेंज नहीं होनी चाहिए। इतनी चीज समझ में आई। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, चलिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे ये है हमारे पास CH2 और ये है हमारे पास नाइट्रोजन जो कि ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू से जुड़ा है, और ये CH2 के पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर माइनस चार्ज है, और देखिए यहाँ पे होता क्या है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएगा तो क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इसके पास आएंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड आ जाएंगे, 3 ऑलरेडी, 4 ऑलरेडी, एक और आ जाएगा तो 5 हो जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या होगा, ये फिर इस पे क्या है, इस पे पहले ही से प्लस चार्ज है क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ से ये क्या है, ये इसके पास चला जाएगा। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा नेक्स्ट वो आएगा CH2 डबल बॉन्ड N, और प्लस तो इस पर रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, और इस पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से माइनस चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये है सेकंड स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर की हेल्प से समझिए कि इस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर अपनी पोजीशन को चेंज किए हैं, बट एटम्स नहीं गए हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमारे रेजोनेंस में आते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई इसके लिए। दूसरी कंडीशन की बात करें, सेकंड जो यहाँ पे कंडीशन है, मैं आप फर्स्ट वाली को यहाँ से हटा दूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। देखिए सेकंड जो यहाँ पे कंडीशन है वो ये कहती है कि जितने भी यहाँ पे जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, CS लिख दिया मैं, समझ जाएगा। तो ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स जो होंगी यहाँ पे शुड हैव सेम और नियरली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, यानी जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म यहाँ पे बनेगी उनके पास क्या होनी चाहिए, शुड हैव सेम और नियरली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए ये हो गई इसकी सेकंड जो कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या कहती है इसकी कि सिर्फ सिग्मा स्केलेटन, इसमें क्या होता है, सिग्मा स्केलेटन डज नॉट चेंज, इसमें सिग्मा स्केलेटन चेंज नहीं होता है। अब जैसे बेंजीन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था,
तो ये क्या है, ये देखो ये इस तरीके से अगर मान लो इसमें बॉन्ड है तो ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, पाई बॉन्ड आ रहा है। तो एक पाई बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में, सॉरी डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अरे यार एक सेकंड, स्ट्रक्चर ही खराब हो गया पूरा। देखिए इस तरीके से है। तो यहाँ पर अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये क्या है, हमारे सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज करवाते हैं तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आते हैं, लेकिन जो सिग्मा स्केलेटन है वो तो वही रहता है। अब देखो सिंगल बॉन्ड में क्या है, सिग्मा, मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के में क्या है, एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल में क्या है, एक सिग्मा दो पाई, है ना, ये पाई है, ये मत कहना क्या बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड का जो स्केलेटन बना हुआ है वो चेंज नहीं होता है। जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन थे वही वहां से वो वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सिग्मा स्केलेटन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो सिग्मा स्केलेटन डज नॉट चेंज, ठीक है। ये वाली कंडीशन क्लियर हुई। इसके बाद देखिए इसकी बहुत सारी कंडीशंस मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। अगर ये वीडियो आपको आज मिल रही है तो ये इसके नोट्स भी आपको आज ही मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, जिससे कि आपके सारी जो भी कंडीशंस है आप इनको लिखिए भी मत, आप सिर्फ इसको पढ़ते जाइए। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए टोटल चार्ज ऑफ कंपाउंड डज नॉट चेंज। जितना भी चार्ज होता है कंपाउंड में वो कभी चेंज नहीं होता है, वो उतना का उतना ही रहता है। टोटल चार्ज ऑफ कंपाउंड डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। ये मैंने कुछ मेन आपको करा दिए, बाकी है बहुत सारे जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा फिर। सॉरी। अब देखिए थोड़ा सा मेरे गला खराब है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी आपका टॉपिक कराना है, वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है भाई? देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी। पहले इसमें एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे जो एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड के। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए जो एनर्जी है, मैंने आपको एक चीज बताई, देखो जैसे जैसे कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते जाता है मतलब उसमें रेजोनेंस होता जाता है, तो ड्यू टू रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। कंपाउंड की जब स्टेबिलिटी मतलब जो मॉलिक्यूल है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। अब जैसे देखो अगर मान के चलिए मैंने पूरे दिन आपको पढ़ाना शुरू करा, मतलब मैंने आपके दिन में 5 क्लास ली, एक एक घंटे के 5 क्लास है, तो पहली बार में जो मैं आपकी क्लास लूंगी तो जो मेरी एनर्जी रहेगी वो आपको पढ़ाने के लिए वो अलग होगी। और जो 5वीं में, चलिए इसको ऐसे भी मत समझिए, आप खुद से रिलेट करिए कि जब भी आप पढ़ते हैं क्लास में तो क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला जो पीरियड होता है क्लास का उसमें पढ़ने में कितना मन लगता है, और जैसे जैसे लास्ट वाला आता जाता भी ऐसा लगता है कि जल्दी खत्म हो और छुट्टी हो जाए, लगता है कि नहीं? तो क्या है कि आपकी जो एनर्जी है वो डाउन हो गई है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स में होता है कि जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे वैसे वैसे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी, और जब उनकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसने बनाए तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ और था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ और बना दिए, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो रेजोनेंस की वजह से जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो एनर्जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? स्टेबिलिटी के। तो एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबल ज्यादा होगा। देखिए कोई भी चीज ज्यादा स्टेबल कब होती है? जब उसकी एनर्जी कम होती है। मान लीजिए कि आपको मैं बहुत ढेर सारा पैसा दे दूं, मतलब मेरे पास तो खैर कुछ भी नहीं है पर फिर भी कोई भी दे दे आपको, ठीक है, मान के चलिए आपको आपके पास ढेर सारा पैसा हो और आपसे बोला जाए कि आप पूरी जिंदगी आराम से बैठ के खा सकते हो, तो भाई आप पढ़ोगे थोड़ी?
आप पढ़ोगे थोड़ी बैठ के, आप तो इधर घूमने जाओगे, उधर घूमने जाओगे, इधर एंजॉय करोगे, उधर एंजॉय करोगे, क्योंकि आपके पास इतनी सारी एनर्जी आपको मिल गई। आज के टाइम पे एनर्जी मीन्स पैसा। आपको इतनी सारी एनर्जी मिल गई, आपको इतना सारा पैसा मिल गया, तो आप बैठ के क्लास थोड़ी करोगे, आप तो इधर उधर घूमने चले जाओगे और मतलब आपकी एनर्जी ज़्यादा है। अब देखो, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या कि वो यही सोचेगा कि भाई पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे, कुछ बन जाएंगे तो फिर हम भी घूम लेंगे। तो वो क्या है, शांत बंदा है। शांत बंदा है दैट मीन्स कि उसकी एनर्जी कम है, वो अपना एक जगह पे बैठ के क्लासेस ले रहा है। और जिनके पास भी देखिए बहुत सारा पैसा है वो नहीं लेंगे, वो तो इधर उधर घूमेंगे, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो क्या है, उनकी एनर्जी का जो लेवल है वो इतना है, तो वो रुकेंगे थोड़ी एक जगह पे, भागते रहेंगे इधर उधर इधर उधर, ठीक है। लेकिन जो बंदा है जिसके पास कम पैसा है, उसकी एनर्जी का लेवल इतना है, तो वो तो भाई अपना बैठ के आराम से क्लास देखेगा और अपने थोड़े से सपने से जाएगा मेरी तरह कि कुछ बन जाएंगे, तो फिर क्या हुआ कि फिर आराम से घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ेंगे आप उतने ही ज़्यादा बिजी होते चले जाएंगे। इतना टाइम नहीं रहता है कि आप घूम लेंगे, लेकिन हाँ फिर भी आप घूम सकते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए काम भी करना पड़ता है, राइट। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं भाई, स्टेबिलिटी भी उसकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी क्या हो रही है भाई, एनर्जी घट रही है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो एनर्जी है वो अगर बढ़ती है तो जो स्टेबिलिटी है वो घटती है। अब आप कहेंगे देखो स्टेबिलिटी और एनर्जी पर ही लेती जा रही है, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में तो कुछ बता ही नहीं है। तो चलिए भी रेजोनेंस एनर्जी पे आ जाते हैं। देखो, मैंने आपको बोला कि एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है वो अलग होती है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो उनकी एनर्जी अलग होती है। तो जो डिक्रीमेंट आया है, जो कमी आई है उसकी एनर्जी में, जो एनर्जी कम हुई है, वही एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी बोली जाती है। समझे कि नहीं? चलिए समझिए। द एनर्जी, पहले लिख लीजिए फिर समझते हैं। द एनर्जी डिक्रीज्ड ड्यूरिंग रेजोनेंस, द एनर्जी डिक्रीज्ड ड्यूरिंग रेजोनेंस is known as resonance energy। ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं, बता दीजिए। चलिए ठीक है, मतलब कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है कि जो डिक्रीमेंट हुआ, मैंने आपको क्या बोला कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और जब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर आता है तो एनर्जी कम हो जाती है। चलिए इसको ऐसे समझिए कि आप फर्स्ट पीरियड में जो आपकी एनर्जी थी वो कुछ और थी, और लास्ट पीरियड जब आपका क्लास में हुआ तो एनर्जी आपकी घट गई। तो जो एनर्जी आपकी घटी है, जो आपकी एनर्जी में कमी आई है, जो कम हुई है एनर्जी का अमाउंट, वही आपकी रेजोनेंस एनर्जी है, वही आपकी रेजोनेंस एनर्जी है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, अपनी रेजोनेंस एनर्जी निकालिए, तो ये आगे भी रेजोनेंस एनर्जी की बात हो गई। अब तो आप इसको याद रख ही सकते हैं ना कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है। अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में एक और चीज़ लिखिए इसमें, एक बात है, हाँ स्पेस है अभी। रेजोनेंस एनर्जी, जो रेजोनेंस एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स के, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स के, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भाई, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बन जाएंगे उतनी कम होती जाएगी वो रेजोनेंस एनर्जी जो है उसकी, मतलब उतनी कम उसकी एनर्जी होती जाएगी, तो वो ही क्या है उसकी एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी है। और ये जो जितनी कम एनर्जी उसकी हो जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्टेबिलिटी के। ठीक है, देखिए इसके नोट्स में अभी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहे हो, आप जाके टेलीग्राम पे देखिएगा तो आपको बहुत कुछ इन नोट्स में मिलेगा। मैंने खुद ये नोट्स बनाए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये, और मेरे पास पहले से कोई नोट्स थे भी, लेकिन क्योंकि उनमें क्या है कि काफ़ी टाइम जब हो जाता है तो इंक थोड़ी थोड़ी सी फैल जाती है, इस वजह से मैं उनको अपलोड नहीं कर पाती। मुझे आपके जो नोट्स हैं उनको खुद बनाना पड़ता है, वीडियो अपलोड करने से पहले मैं आपके नोट्स बनाती हूँ ताकि पूरा चैप्टर, हालांकि इसके मैं आपको नोट्स इसका अलग से प्रोवाइड करा देती हूँ, और अगर आप कहेंगे तो पूरे चैप्टर के एक साथ प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है,
पूरे चैप्टर की करा देती हूँ, चलो छोड़ो, अब इसका डालूंगी, फिर आप उसका ढूंढेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी, फिर उसका डालूंगी। इससे बढ़िया है कि पूरे चैप्टर इसको खत्म करा देती हूँ, उसके बाद पूरे चैप्टर का PDF बना के डाल दूंगी, जिससे मैंने बाकी के सेमेस्टर के भी डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो देखो भी, देखिए फॉर्मल चार्ज जो है बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक्चुअल में फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या फिर जो नेगेटिव चार्ज होता है वही क्या होता है, फॉर्मल चार्ज होता है। देखिए फॉर्मल चार्ज इज डिफाइंड as the positive and negative charge of an atom। इतनी सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी एटम के ऊपर, जो भी किसी भी एटम के पास जो चार्ज है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो जो चार्ज है वही क्या होता है, फॉर्मल चार्ज होता है। अब एक्चुअल में ये सिर्फ इतनी सी बात तो नहीं पूछी जाती कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, आपको डेफिनेटली क्या करना होगा कि आपको किसी भी मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, कि जैसे कि कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया एंड देन आपको बोला गया कि बताइए इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना होगा। तो देखो सबसे पहले बच्चों एक चीज समझ लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने से पहले हमें ना उस एटम, जितने भी उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एटम है उन सबका अलग अलग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना होगा, एंड देन सभी के फॉर्मल चार्ज को जब हम प्लस कर देंगे तो आएगा वहां पे उस मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल करा दूं, एक नहीं दो कराऊंगी। ठीक है, देखिए पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल लेने वाला है वो है NH4। भाई NH4 का आपको क्या करना है, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। इसका हमें क्या करना है, calculate the formal charge on NH4। यानी NH4 का आपको क्या करना है, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज कि किसी का भी फॉर्मल चार्ज जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लिख लीजिएगा। फॉर्मल चार्ज इक्वल क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in the valence cell of neutral atom। यानी कि देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आ रहा है आपको, जो उसकी आउटर मोस्ट सेल है, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बारे में बात हो रही है। तो किसी भी एटम का जब हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जो उसकी जो न्यूट्रल एटम है उसकी जो वैलेंस सेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंपली ये चीज देखनी होती है। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे किसको, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है भाई, बताइए जल्दी। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या होता है कि कोई भी उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन तो नहीं है जिसने की बॉन्डिंग नहीं कर रखी है। नॉन बॉन्डिंग मीन्स क्या होता है, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर वगैरह हो तो वही नॉन बॉन्डिंग में यहाँ पे मतलब नॉन बॉन्डिंग में उसको हम लगा लेंगे। ठीक है, अब नॉन बॉन्डिंग के बाद नेक्स्ट हम इसमें क्या प्लस करते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जितने भी उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं हम उनको प्लस कर देंगे, और ये हो गया हमारा यहाँ पे फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्लियर हुआ। फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप इसके फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे किसी ने कमेंट किया था, मुझे नाम नहीं याद है अभी, कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो टॉपिक से रिलेटेड तो हम कैसे पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली जैसे आपने मुझे कमेंट किया है कि आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप वैसे ही मुझे वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैंने आपके उस कमेंट का रिप्लाई भी किया था कि आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि और कोई मेरे पास जरिया नहीं है कि जिससे कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ या आप मुझसे कुछ पूछ पाए सिवाय कमेंट के। ठीक है, तो आपको जो भी टॉपिक होता है जो आपको समझ में नहीं आया, उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लिया करिए,
सारे कमेंट्स के तो आपके रिप्लाई करती हूँ मैं, लेकिन अब आप मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हैं, मैं कहाँ रहती हूँ ये पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो जो ज़रूरी है कृपया करके वही चीज़ें आप मुझसे पूछें और मैं भी वही चीज़ें बताने में कंफर्टेबल रहूँगी, ठीक है। आप मेरा नाम, मैं कहाँ रहती हूँ, ठीक है, बात की चीज़ें हैं वो अभी हमारा जो यहाँ पे काम है वो सिर्फ पढ़ाई का है, तो पढ़ाई करने आइए ना, आप पढ़ाई करिए, मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, दैट्स इट। मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। आपका जो काम है वो टॉपिक समझ रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए कि कहाँ नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, जो भी जायज़ कमेंट होते हैं, यानी जो भी मुझे लगता है कि आपके लिए पूछना ज़रूरी है या मुझे बताना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी नाम वाम वाले कमेंट पे मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, ये बात सच है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे हमारा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हो गया है। अब फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपके पास आ गया है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर फॉर्मल चार्ज को। तो जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन NH4, यानी आपको NH4 पे फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो देखो, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी भाई, कि किसी भी मॉलिक्यूल पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने से पहले हमें उसमें देखना होता है कि कितने एटम है, तो एटम के हिसाब से हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो पहले हम किसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, पहले हम करते हैं नाइट्रोजन का। तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जब मैं, चलिए लिख देती हूँ सिंपली, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जब मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल एटम, यानी कि जो नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कौन बताएगा भाई, 5 होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको पता ही होगा क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। माइनस, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, फिर माइनस लगाना है, और उसके बाद क्या लिखना है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं कर रखी है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह है वहां पे नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको नाइट्रोजन पे यहाँ पे जो NH4 है उसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो नॉन बॉन्डिंग आपको लग रहा हो, नहीं दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0। फिर उसके बाद प्लस करना है, प्लस क्या करना है इसमें, प्लस करना है यहाँ पे इसमें जो भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो। तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रखे हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा, नाइट्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन उसने जोड़ रखे हैं इस तरीके से, ये 4 हाइड्रोजन उसने जोड़ रखे। तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे कितने बने, 1 2 3 4। नाइट्रोजन ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे, तो मैं यहाँ पे 4 कर देती हूँ, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे 5 हो गया माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्लस का 1 जो है वो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज है, यानी नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया है। बट अभी सिर्फ हमने NH4 के ऊपर थोड़ी किया है, क्योंकि हमने सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर का किया है। तो अभी हमें हाइड्रोजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है उसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है हाइड्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इस पे नहीं है तो 0 हो गया, प्लस कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो 1 हाइड्रोजन का निकाल रहे हो बच्चों, समझिएगा, मैं 1 हाइड्रोजन के यहाँ पे निकाल रही हूँ, फिर क्या कर दूंगी, उसका 4 में मल्टीप्लाई करा दूंगी, जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई 4 में करा दूंगी, तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन का निकल के आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ 1 हाइड्रोजन के यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ। तो 1 हाइड्रोजन ने कितना बॉन्ड बना रखा है, 1 हाइड्रोजन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1 माइनस 1, यानी कि ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो 1 हाइड्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है। तो 4 हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, यानी 1 हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 है, तो यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है उनका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 4 इंटू 0, यानी फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, 0। तो हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज आया है 0 एंड नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज आया है प्लस का 1। अब हमें पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो यहाँ बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी की चीजें मुझे यहाँ से अरेंज ना करनी पड़े। अब देखो मॉलिक्यूल के ऊपर करना है, तो क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन NH4। अब हमें पूरे मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे भी पूरे मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट। सबसे पहले नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या निकल के आया था, +1 आया था, और नाइट्रोजन का कितना एटम है, यहाँ पे सिर्फ 1 एटम है, तो 1 एटम है तो 1 लिखेंगे, इनटू फॉर्मल चार्ज क्या आया है 1, तो ये हो गया नाइट्रोजन का प्लस
अब हाइड्रोजन का प्लस करेंगे इसमें। हाइड्रोजन का कितने एटम है? 4 एटम है, 4 एटम है और एक एटम का फॉर्मल चार्ज क्या है? 0। तो ये हो गया 4 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 हो गया, प्लस 4 इंटू 0, 0 हो गया। तो यहाँ पर जो +1 है, यहाँ पे क्योंकि आपको पता है ये जो वैल्यू थी वो +1 में थी, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो +1 आएगा। तो जो यहाँ पे NH4 है उस पर क्या है? +1, जो फॉर्मल चार्ज है उसका NH4 +1 है। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना आ गया कि आप किस तरीके से फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, होमवर्क यहाँ पे आप नोट करिए, क्या आपको CH4 का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है और आंसर करके मुझे बताना है कि CH4 का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के बाद क्या आया था। देखिए, हाइड्रोजन का तो आपको पता है 0 ही आने वाला है, लेकिन कार्बन का आपको पता है कार्बन का क्या आएगा, क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं है, तो 4 उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4। हाइड्रोजन के साथ में तो 4 होगा। तो अब आप बताइए, मैंने आपको थोड़ी सी हिंट भी दे दी, आप इसको सॉल्व करिएगा एंड मुझे कमेंट करके जल्दी बता दीजिएगा, मैं वेट करूंगी आपके आंसर का। वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होता है? देखिए, आपको सभी जानते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नहीं जानते तो समझ लीजिए। देखिए, ये तो आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या है? एक एटम है। ऑक्सीजन क्या है? एक एटम है। क्लोरीन क्या है? ये एटम है। ये तीनों यहाँ पे क्या है? ये एटम है। ठीक है, अब अगर ये सिंगल है, ये तो ये क्या है? एटम है। अगर मैं इनका क्या कर दूं? इनको डबल करा दूं। डबल मीन्स कि जैसे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको मैं कर दूं 2 हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन को मैं कर दूं O2, क्लोरीन को मैं कर दूं Cl2। तो अब ये क्या हो गए? एक से ज्यादा हो गए। तो एक से ज्यादा हो गए तो ये बन गए यहाँ पे मॉलिक्यूल। एक से ज्यादा मतलब नहीं होता, मतलब क्या होता है? अब आप ये मत सोचिएगा कि H2 सेम टाइप के हो गए 2 तो वो बन गया मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं होता है। देखो, जब एटम्स आपस में मिलते हैं, एटम्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। यानी मान के चलो, एक एटम मेरे पास ये है हाइड्रोजन और दूसरा एटम मेरे पास ये है क्लोरीन, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे HCl एंड HCl क्या है बच्चों? एक मॉलिक्यूल है। HCl क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो अब ये H2 है, O2 है, Cl2 है, ये सभी क्या है? ये सभी मॉलिक्यूल है। इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए, मेरा आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बताने का जो रीजन है वो रीजन सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से है कि मुझे आपको क्या समझाना है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती है। तो देखिए, आपको 2 चीजें क्लियर हो गई कि एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और एटम और मॉलिक्यूल दोनों को आप कैसे डिफाइन कर देंगे? आपको ये भी पता चल गया कि एटम्स क्या होते हैं? जो कि आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल को बनाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि 2 हाइड्रोजन एटम है तो ही वो मॉलिक्यूल है, या फिर अगर 2 अलग अलग एटम हो गए, जैसे एक हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ पे क्लोरीन हो गया, तो वो मॉलिक्यूल नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तब भी मॉलिक्यूल है क्योंकि एटम्स तो जुड़े हैं ना आपस में। तो एटम्स आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए, अब मॉलिक्यूल्स बन गए। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होगा ना भाई, कि कोई भी चीज आपस में अगर जुड़ी हुई है तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा। तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, किसके बीच में होता है बच्चों? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? आर नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये क्या बन गया? यू ना, ये वी है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये समझ में आ गया आपको कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब जैसे एक मॉलिक्यूल है H2 और दूसरा मॉलिक्यूल है H2, तो इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वही क्या होता है? वही वैन डर वाल्स फोर्स होता है। ठीक है, वही वैन डर वाल्स फोर्सेस बोला जाता है। ठीक है,
अब देखिए वॉन डेर वाल फोर्सेस जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, देखिए जनरली जो वॉन डेर वाल फोर्सेस होती है ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन कंपैरिजन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, वॉन डेर वाल फोर्सेस के अगर मैं टाइप्स की बात करूं यहाँ पे, तो इनमें ना कई टाइप्स आपको पढ़ने हैं। जैसे पहला जो यहाँ पे टाइप है वो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा जो इसका टाइप है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा जो इसका टाइप है, देखिए दो टाइप आपको क्लियर हुए, कौन कौन से, आयन डाइपोल इंटरेक्शन एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा जो इसका टाइप है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। चौथा जो इसका टाइप रहने वाला है वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मैं ऐसे लिख दूं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एक्चुअल में यहाँ पे इंटरेक्शन है, ये डाइपोल वाला नहीं है, इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ये चार टाइप्स होते हैं जो कि आपको वॉन डेर वाल फोर्सेस में पढ़ने हैं। अच्छा ये जो टाइप्स हैं वो आपके सिलेबस में भी अलग अलग मेंशन किए हुए हैं, तो आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो दो टाइप में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये दोनों टाइप्स को मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और हाँ एक और चीज़ की नोट्स की आप टेंशन ना लें, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, जो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था भाई, कौन सा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, तो देखो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, डाइपोल मीन्स मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि सॉरी, देखिए डाइपोल मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो भी आपको दिखाया जाएगा, जो भी एग्जाम्पल हम लेंगे उसमें एक ऐसा, डाइपोल मीन्स क्या है कि उसमें क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्ज अलग होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यानी चार्जेस का सेपरेशन आपको वहां पे शो होगा। तो देखिए डाइपोल इंटरेक्शन, जब हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। एंड पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, दो तरीके से आपको समझाती हूँ, जिनमें की जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। समझे कि नहीं, नहीं समझे, चलिए दोबारा समझिए। जो दो एटम्स आपस में जुड़े हैं वो दोनों एटम्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा या फिर दोनों एटम्स डिफरेंट होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बच्चों दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया होगा आपके, नॉन पोलर कौन से होते हैं फिर, वो भाई सिंपल सी चीजें, नॉन पोलर्स कौन से होंगे, नॉन पोलर्स वो होंगे जिनमें की सेम टाइप के एटम्स होंगे, जैसे इस तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। अब थोड़ा सा और नजदीक आइए इस टॉपिक के, थोड़ा सा और समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि दोनों एटम्स क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं, तो बच्चों दोनों एटम्स डिफरेंट टाइप के हैं, तो ये चीज तो आपको भी समझ में आ रही है कि जब दोनों चीजें डिफरेंट है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, राइट। और अगर मैं बात कर रही हूँ कि दोनों एटम्स सेम है, बोथ एटम्स आर सेम, दैट मीन्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो सेम, तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी सेम है, क्योंकि दोनों एटम्स क्या है, सेम है,
तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो भी क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये चीज समझ में आ गई। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा अलग से बताया है, क्योंकि आपका पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं है टॉपिक, लेकिन क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वर्ड यूज किया है, इसलिए मैंने पोलर एंड नॉन पोलर दोनों आपको क्लियर करा दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो मैंने आपको क्या बोला कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन मीन्स तो आप जानते हैं, आयन मीन्स क्या होता है, एक में भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यानी केटाइन और एनाइन, है ना। आयन मीन्स क्या होता है, या तो हम एनाइन की बात करते हैं जिसपे की नेगेटिव चार्ज, या फिर हम केटाइन की बात करते हैं जिसपे की पॉजिटिव चार्ज। ये सभी बच्चे जानते हैं, मुझे पता है सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, अब डाइपोल मीन्स मैंने क्या बोला कि ये चार्जेस, यही तो है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस आपको देखने को मिलेगा, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस आपको शो होंगे। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी हम सॉरी पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, आयंस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे। यानी कि अगर मैंने बोला कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो पोलर मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बोला इसका एग्जांपल ये है, तो आप दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इसकी, तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है कि दोनों क्या बन गए हैं, आयंस बन गए हैं, तो ये आयंस की ओर अट्रैक्ट करेंगे। अब कौन सी आयन की ओर अट्रैक्ट करेगा ये तो आप अच्छे से जानते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये चीज तो आप सभी को पता है, सभी बच्चे जानते हैं इस चीज को कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव की तरफ भागता है, नेगेटिव के पीछे पीछे भागेगा, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव के पीछे पीछे भागेगा। तो अगर मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल आपको दे दिया, देखो सबसे पहले तो आपको इसमें यही चीज बतानी है कि इसमें जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आयन, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव आयन की तरफ यानी केटाइन की तरफ जाएगा। जैसे मान के चलो ये है हमारे पास एग्जांपल, इसमें ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो किस आयन की तरफ जाएगा, तो जाहिर सी बात है केटाइन की तरफ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे केटाइन, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो केटाइन को अट्रैक्ट करेगा। और अगर मान के चलो इस तरीके का एग्जांपल है आपका, ये है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, ये जाहिर सी बात है ये नेगेटिव चार्ज यानी कि एनाइन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे लाइट तो नहीं आ रही है, एक सेकंड में देखती हूँ अभी, हाँ नहीं आ रही है, आपको विजिबल है। तो मान के चलो ये है हमारा पार्शियली नेगेटिव, ये हमारा पार्शियली पॉजिटिव, ये हमारा पार्शियली नेगेटिव, ये हमारा पार्शियली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, एनाइन को, और जो नेगेटिव वाला है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, कैटाइन को। सिंपल सी चीज है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो पॉजिटिव एंड होता है डाइपोल का, ये है जैसे डाइपोल, तो इसका पॉजिटिव एंड जो है वो एनाइन को अट्रैक्ट करेगा, और इसका डाइपोल का जो नेगेटिव एंड है, ये वाला जो एंड है वो कैटाइन को अट्रैक्ट करेगा। तो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन का अट्रैक्शन हो रहा है, आयन का इंटरेक्शन हो रहा है डाइपोल के साथ में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। अदरवाइज यू कैन मेक योर नोट्स इन योर लैंग्वेज, ठीक है। जो सेकंड टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। भाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए भाई, अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है कि ऐसे दो पोलर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स लेंगे जिनमें की क्या होता है, पॉजिटिव एंड, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। कैसे, देखिए समझिए। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को लेने वाले हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल है। डाइपोल मीन सेपरेशन ऑफ चार्जेस, आपको देखेंगे तो जैसे HCl है, ठीक है, तो HCl के पास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो हो गया इसका एक मॉलिक्यूल। अच्छा, इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी लिख लेते, ये हो गया H+, ये हो गया Cl-। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है कि दोनों ही हमने इस तरीके से पोलर स्पीसीज यहाँ पे लिए हैं जिनका क्या है, परमानेंट डाइपोल है। तो इनका जो पॉजिटिव एंड होता है
एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। अब आपको पता है कि इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, सेम इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है एंड इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। लेकिन आपको पता है कि कौन सा किसको अट्रैक्ट करेगा, कौन सा किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और ये Cl वाला इस H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होता है वो पोलर पोलर के बीच में होता है, पोलर पोलर के बीच में होता है। और डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या है कि ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है और दोनों ऐसे हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। और इनमें क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो बहुत सिंपल से टॉपिक है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए कि डाइपोल डाइपोल में क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स हमने ले रखे हैं और दोनों ही कैसे हैं, जिनके पास की परमानेंट डाइपोल है। तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड की तरफ भागेगा और उसी मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव की तरफ और उसका नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा। यानी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा एंड जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ में अट्रैक्ट करेगा। सिंपल। ये था आज का जो टॉपिक। मैंने आपसे जो स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आज आपके साथ दो टॉपिक मतलब तीन टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। जो वंडर वॉल्स फोर्सेस क्या होती है ये बता दिया, कौन कौन से टाइप्स की होती हैं ये आपको बता दिया एंड दो टाइप्स को ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है और इसके बाद आयन कौन सा था, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपके कवर करा चुकी हूँ, बाकी के जो दो रह गए हैं उनको मैं कल कराती हूँ कवर। देखिए लास्ट जो हमारा टॉपिक रहा था वो वंडर वॉल्स फोर्सेस पे रहा था। ठीक है, वंडर वॉल्स फोर्सेस क्या होती है मैंने आपको ये बताया था एंड उसके टाइप्स को बताया था। अब मैंने आपको वहां पे उसके 4 टाइप्स बताए थे जिनमें की 2 टाइप्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि ठीक है जो वंडर वॉल्स फोर्सेस होती हैं वो क्या होती है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो होती है जनरली। ठीक है, और मैंने आपको उसके टाइप्स में जो टाइप्स बताए थे उनमें से 2 को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो कि पहला जो था वो था आयन डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरा टाइप जो था वो था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए उनको तो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि अगर मैं वही चीज को आपके साथ सेम फिर से डिस्कस करूंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपको वो देखना है तो आप जाके इसका जो फर्स्ट वाला वीडियो जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे सर्च करके मतलब यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं वंडर वॉल फोर्सेस कैची स्टडी। और आपको जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वो 2025 टू 2026 वाली है, तो वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा जो वंडर वॉल फोर्सेस का पार्ट 1 है। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें कि मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था कि मैं इसमें आपके साथ 2 टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। पहला जो है हमारा वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरा जो टॉपिक है वो है इंस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों टाइप है वो किसके टाइप है, वंडर वॉल के हैं और इन दोनों टाइप को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो पहले जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एंड इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चीज समझनी है वो ये समझनी है कि ये वाला जो इंटरेक्शन होता है इसमें आखिर किस किस के साथ किस किस का इंटरेक्शन होता है। तो देखो बच्चों एक चीज आप लोगों को हमेशा से मैं आपको बताती आ रही हूँ इस चैप्टर में कि जो भी हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हमें दिखते हैं। कल भी मैंने आपके साथ एक चीज डिस्कस की थी कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई, जिनमें क्या होता है चार्जेस होते हैं, या फिर मैंने आपको ऐसे बताया था कि 2 एटम्स जो कि दोनों क्या है डिफरेंट एटम्स है, ऐसे मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, मान के चलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है जो पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव है ना। या फिर मैंने आपको ऐसे याद कराने की कोशिश की थी कि अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है कि 2 डिफरेंट एटम्स हों तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2 ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है डिफरेंस होता है, यानी सेम नहीं होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब बस ये दिमाग में रख लीजिए कि उनपे क्या है, यहाँ पे चार्जेस आ रहा है। इसका मतलब ये है चार्जेस तो तभी आएगा जब दोनों आइटम्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है डिफरेंस होता है। ठीक है, बेसिकली आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब ये है हमारे पास जैसे पोलर मॉलिक्यूल है
तो जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर के कांटेक्ट में आता है, यानी ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो किसके कांटेक्ट में आता है, वो पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर के केस में मैंने आपको कल क्या बताया था, नॉन पोलर के केस में मैंने आपको बताया था कि दो क्या है सेम टाइप के एटम इस तरीके से, या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या होता है, जीरो होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। दैट मीन्स कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। अब नॉन पोलर के केस में तो ये हो गया हमारा एग्जांपल, और पोलर के केस में क्या हो गया, HCl हो गया। अब हमें क्या समझना है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन समझना है। तो होता क्या है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है वो पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, और जो नॉन पोलर है वो भी क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। भाई सिंपल सी चीज आपको समझ में आई क्या, कि कोई भी ऐसे, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा आपको डेली लाइफ से रिलेट करके बताती हूँ। जैसे मान के चलो एक बहुत पढ़ने वाला बच्चा है और एक बिल्कुल भी पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। तो आप अगर देखें तो मतलब आपने देखा ना कि संगति का असर आता है, तो वो जैसी संगत में रहता है वैसी रंगत हो जाती है, मतलब वैसा ही हो जाता है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है अगर उसको आपने 10 ऐसे बच्चों पे बैठा दिया जो कि बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा, वो कहीं ना कहीं उसका जो माइंड है वो ऐसा बोलेगा कि भाई ये लोग पार्टी कर रहे हैं, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं भी करूँ। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पढ़ाई से अपना जो उसका माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कहने का जो मतलब है वो यही है कि जब नॉन पोलर पोलर के कांटेक्ट में आता है तो नॉन पोलर जो है वो पोलर हो जाता है, लेकिन वो जो पोलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाता है, नॉन पोलर पोलर नहीं होता है एक्चुअल में, नॉन पोलर क्या हो जाता है, ये भी डाइपोल बन जाता है, और ये जो बनता है इसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखो ये जो है पोलर मॉलिक्यूल इसके पास तो परमानेंट डाइपोल है, ठीक है। अब जैसे कैसे बनेगा देखो, ये जब इसके कांटेक्ट में आया तो इसने क्या किया, इस तरीके से जो नॉन पोलर था वो भी क्या हो गया है, उसमें भी डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया है। नॉन पोलर जो था यहाँ पे उस पे भी क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गया। तो ये तो हमारे पास पहले से था, तो ये क्या है, ये है परमानेंट डाइपोल जो हमारे पास पहले से था, ये वाला पहले से था हमारे पास, लेकिन दूसरा वाला जो था वो नॉन पोलर था हमारे पास, ये है परमानेंट डाइपोल, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ही नॉन पोलर पोलर के मतलब पोलर के नजदीक आता है या पोलर के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, वो भी डाइपोल हो जाता है। तो ये जो डाइपोल होता है इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये जो डाइपोल होता है इसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड डाइपोल। एक चीज याद रखने वाली क्या है, देखिए शायद मैंने कहीं पे ऐसा बोला था कि ये देखिए इन दोनों में याद रखने वाली चीज क्या है, इन दोनों में याद रखने वाली चीज ये है कि ये तो परमानेंट डाइपोल है लेकिन ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, क्योंकि ये नॉन पोलर पोलर के कांटेक्ट में आया है तो नॉन पोलर भी क्या हो गया है, डाइपोल बन गया है। तो अब दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, डाइपोल बन गए हैं। नाउ बोथ द मॉलिक्यूल्स बिकम्स डाइपोल। इनके बीच में जो ये इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? सॉरी, देखिए पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, या फिर कह लो सिर्फ इस रिएक्शन पे डिपेंड करता है, जो मर्जी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन में यही चीज है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने कोई रामायण कोई कथा आपको नहीं लिख पाई है, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है, एंड आई होप कि इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा हो कि ठीक है आपने ये हमें बता दिया, लेकिन इसको लिखना कैसे है, तो इसके नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी या फिर शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो ये है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अगेन मैं आपको समझाती हूँ, पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके पास परमानेंट डाइपोल है, लेकिन जो नॉन पोलर है उसके पास कोई डाइपोल नहीं है, वो बेचारा ऐसा है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। ये जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में आता है ये भी डाइपोल बन जाता है, लेकिन ये जो डाइपोल बनता है उसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं, और ये परमानेंट डाइपोल है क्योंकि पहले से ही, लेकिन ये अभी अभी बना है तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। और ये जो इनके बीच में इंटरेक्शन है इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
तो ये था भाई ये वाला जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए इसके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी, उसके लिए आप टेंशन ना लें, चाहे तो मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू कर दूंगी, चाहे आपको टेलीग्राम पे तो मैं डेफिनेटली करूंगी ही करूंगी इसके नोट्स अपलोड, और आप चाहे तो अपनी खुद की लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। अब फोर्थ जो हमारा टाइप आता है वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और क्या बोलते हैं इसको, और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये कैसा इंटरेक्शन होता है भाई, ये कैसा इंटरेक्शन होता है। और जैसे ही हमारा ये खत्म हो जाएगा उसी के साथ हमारा जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस वाला टॉपिक है वो भी खत्म हो जाएगा। हालांकि ये जो टॉपिक है ना इनके अलग अलग नाम आपको आपके सिलेबस में है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन इस तरीके से नाम, तो वो क्या है, वो सब यही चीजें है, यही से पढ़ लीजिएगा। वो पूरा वॉन डेर वाल्स के अंदर ही आपको पढ़ना है, क्योंकि वॉन डेर वाल्स के टाइप्स जो है उनको पढ़ने के लिए बोला गया है, इसलिए अलग अलग उनके नाम दे दिए वॉन डेर वाल्स के टाइप के। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो फोर्सेस है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है, ये जो फोर्सेस होती है दीज आर फाउंड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, दीज आर फाउंड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मिलेगा या फिर सच मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मिलेगा तो कैसे होते हैं, लाइक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, डायटोमिक भी बोल सकते हैं आप उनको, सच एज डायटोमिक, जैसे है N2 है, Cl2 है ना, O2 है, H2 है एंड एक्सेट्रा। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल में हमें इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्या है आपको पता है, ये सभी नॉन पोलर है, क्योंकि ये जो है तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, बट ये डायटोमिक है लेकिन क्या है ये नॉन पोलर है, क्योंकि इनमें क्या है दोनों एटम्स क्या है आप देख पा रहे हैं, दोनों एटम्स क्या है नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो वो क्या है सेम है। ठीक है, तो ये सेम होते हैं तो आपको पता है कि वो नॉन पोलर होता है। तो ये पहली लाइन तो इसमें ये हो गई कि दीज फोर्सेस आर फाउंड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज डायटोमिक गैसेस लाइक N2 Cl2 O2 H2 एक्सेट्रा। ठीक है, इसके साथ ही ये मोनो एटॉमिक नोबल गैसेस में भी मिलते हैं, एंड एज वेल एज मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है भाई, मोनो एटॉमिक नोबल गैसेस सबको पता है, क्या बोलते हैं इनको, एक और नाम क्या होता है इनका, इनर्ट गैसेस। अच्छा मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है, जिनमें कि सिर्फ एक एटम हो, यानी मॉलिक्यूल नहीं एक एटम की बात हो रही है, तो ये मोनो एटॉमिक नोबल गैसेस में भी मिलते हैं। मोनो एटॉमिक नोबल गैसेस लाइक क्या क्या हो सकती है इसमें, जैसे हीलियम है ना, नियोन है, आर्गन है एंड एक्सेट्रा। तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि नॉन पोलर में देखने को मिलेगा या फिर मोनोटॉमिक नोबल गैसेस में देखने को मिलेगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर देखिए हमें क्या देखना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालना है फ्रॉम डाइपोल मोमेंट। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगी बाद में, लेकिन पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ थोड़ा सा। तो देखो अगर मैं आपको कुछ इस तरीके के एटम्स दिखाऊँ, देखो जैसे ये है हमारे पास मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, Cl2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है। अगर आप इन मॉलिक्यूल को देखें या फिर O2 इनको देखें तो आपको दिख रहा है कि ये सभी कैसे हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि सभी में क्या है एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने हैं, है ना। इसमें दोनों हाइड्रोजन है, इसमें दोनों क्लोरीन है, इसमें दोनों नाइट्रोजन है और इसमें दोनों ऑक्सीजन है, यानी सेम टाइप के एटम से मिलकर के बने हैं। तो ये क्या है भाई, ये आपको पहले से ही पता है, मैंने ऑलरेडी अपनी कई सारी वीडियोज में बताया कि ये क्या है, ये नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है ना। इतनी चीज आपको पता है। अब देखिए इसके बाद अगर मैं कुछ और एग्जांपल आपको दिखाऊं, जैसे HCl है, HBr है, या फिर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि दोनों एटम्स क्या है, अलग अलग है, यानी दो अलग अलग एटम से मिलकर के बना, या फिर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे कहूँ तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है,
जीरो नहीं होना चाहिए, यानी दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे एटम की, ऐसे मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो आपको पता है कि यहाँ पर इस केस में क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है हमारा वो कैसा है, पोलर है कि नहीं भाई, पोलर। अभी आप थोड़ा सा इसको समझिए, आप सोच रहे होंगे कि क्या परसेंटेज आयनिक करेक्टर में मैं क्या बता रही हूँ, डोंट वरी, इसको बताने का रीजन क्या है वो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि यहीं से आपको परसेंटेज आयनिक करेक्टर की शुरुआत करनी है। अगर ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है कि ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो मैं आगे की शुरुआत करती हूँ। अब देखो ये क्या है हमारा, पोलर, ये नॉन पोलर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ की बात यही खत्म कर दी। अब आते हैं हम पोलर वाले पे। तो देखो ये आपको पता है कि HCl है, HBr है, क्या है, पोलर है, क्योंकि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका कुछ ना कुछ डिफरेंस आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखो जब यहाँ पर ये पोलर है तो इसके पोलर होने की वजह से यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी आ रही है, तो यहाँ पे डाइपोल क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डाइपोल। यहाँ पे क्या होगा भाई, इस वाले की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे डाइपोल क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोलैरिटी है उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो पोलैरिटी है उसकी वजह से डाइपोल बनता है। तो यहाँ पर ये जो पोलैरिटी है उसी को किसके टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। समझ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है कि जो पोलैरिटी यहाँ पे बन रही है उसी को, दिस पोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और ये जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी जो पोलैरिटी को जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसकी टर्म में, डाइपोल मोमेंट के टर्म में, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नोट्स आपके इसको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन ना, ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये क्या है, मैं डाइपोल मोमेंट की बात कर रही हूँ, मैं डाइपोल मोमेंट की बात कर रही हूँ। डाइपोल मोमेंट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ग्रीक वर्ड, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक वर्ड म्यू से, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक वर्ड, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कितनी चीज समझ में आ गई है, क्या समझना है कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, पोलैरिटी की वजह से डाइपोल क्रिएट होता है, और इसमें जो पोलैरिटी है वही एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको एक ग्रीक वर्ड म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, तो डाइपोल मोमेंट जो है इसकी यूनिट क्या होती है, ये सारी बातें किसके बारे में हो रही है, डाइपोल मोमेंट के बारे में बात हो रही है। डाइपोल मोमेंट जो है इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट होती है डिबाई। इसकी यूनिट क्या होती है, डिबाई, डिबाई इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब कितनी बात क्लियर है। अब देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है आखिर उसको निकालते कैसे, ये आती है ना मेन बात, कि अब आपको मैं मेन पॉइंट पे ले जाऊंगी कि आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को कैसे निकालते हैं। ये क्यों बताया है वो आपको आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि ये सब बताने का मतलब क्या था, डाइपोल मोमेंट के पास में आपको ले जा रही थी, उसकी यूनिट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और वो कहाँ से आ रहा है, तो वो पोलर मॉलिक्यूल से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं हमारे मेन की परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है उसको कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला है म्यू ऑब्जर्व्ड। मैं आपको अभी समझाऊंगी कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल भी कराऊंगी, डोंट वरी। म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100%, इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो परसेंट आएगी वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, म्यू इक्वल म्यू, यानी कि आप परसेंटेज, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट, म्यू मतलब समझ रहे हैं, म्यू मतलब क्या है,
डायपोल मोमेंट। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको म्यू निकालना हो तो आप वो कैसे निकालेंगे। तो म्यू इक्वल होता है म्यू ऑब्जर्व्ड, जो कि उसमें आपको दे रखा होगा। म्यू ऑब्जर्व्ड जो होगा वो ऑलवेज आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, आपको म्यू कैलकुलेट वाला निकालना होगा। तो वो आप कैसे निकालेंगे, ई इंटू आर करके और इंटू 100 कर देंगे। ई क्या है भाई, ई है यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, ई है यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो उसकी वैल्यू आपको क्या लगानी है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ठीक है। और R क्या है यहाँ पे, R है लेंथ। इतनी चीज समझ में आई है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है, ये दोनों फॉर्मूले आपके दिमाग में अगर बैठ चुके हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपको कराती हूँ और उस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है, मैं नोट कर देती हूँ क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl कैलकुलेट इफ द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 dBi एंड बॉन्ड लेंथ इज 1.27 एंगस्ट्रॉम। क्या बता रखे हैं, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू है वो ऑलवेज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, यानी वहां पे क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो ये हमें जो मिली है वो म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू है, डिबाई में है, इसका मतलब ये डायपोल मोमेंट ही दे रखा है और म्यू ऑब्जर्व्ड वाला है, क्योंकि कैलकुलेट वाला तो डेफिनेटली आपको कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको निकालना है म्यू कैलकुलेटेड। म्यू कैलकुलेटेड निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले म्यू ऑब्जर्व तो आपको दे ही रखा है, म्यू ऑब्जर्व तो आपको दे ही रखा है, उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ई इंटू आर वाली वैल्यू आपको चाहिए। ई की वैल्यू आपको पता है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन में नोट करवाई थी। ई की वैल्यू क्या कराई थी मैंने आपको नोट, ई इक्वल 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, यही आपको नोट कराई थी। और आर क्या है, आर आपको क्वेश्चन में गिवन है, बॉन्ड लेंथ आपको दे रखी है 1.27 एंगस्ट्रॉम में दे रखी है। इसको जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगी ये 1.27 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, इतनी चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, इन दोनों वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, म्यू इक्वल 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.27 कर देंगे, ठीक है, 1.27 कर देंगे यहाँ पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा म्यू इक्वल 6.096 इंटू 10⁻⁻10। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि 1.27 मैंने रखा है, तो मैंने यही वाला यहाँ पर रखा है, वो मैंने आपको चेंज करके दिखा दिया है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल गया हमें, 6.09 डिबाई मिल गया है ना। तो ये हमें क्या मिला है, म्यू कैलकुलेटेड। म्यू कैलकुलेटेड हमें मिल गया है भाई, म्यू ऑब्जर्व क्वेश्चन में है। अब हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे भाई, म्यू ऑब्जर्व। म्यू ऑब्जर्व का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100, यही बताया था मैंने आपको 100%, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। जब हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, और ये और बता देते हैं कि जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो किसका निकाल रहे हैं, आप HCl का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए HCl का आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल रहे हैं। तो म्यू ऑब्जर्व्ड इसको क्वेश्चन में दे रखा है 1.03 डिवाइड दे रखा है, और आपने जो कैलकुलेट करके निकाला है वो 6.09 डिवाइड है, 6.09 डिवाइड है ना। और आपको इसमें मल्टीप्लाई कराना है 100 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो HCl में जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो कितना आएगा, 16.9%।
यानी अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 17%, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो HCl बॉन्ड है उसमें 17% आयनिक कैरेक्टर है एंड 83% कौन सा है, कोवेलेंट कैरेक्टर, सिंपल। तो HCl बॉन्ड जो है क्योंकि 17% आया और हमने निकाला क्या था, आयनिक कैरेक्टर निकाला था, तो यहाँ पर HCl में 17% आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर है, और बाकी का 83% क्या है फिर, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? आपने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना सीख लिया कि कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल दे रखा है तो आप बता सकते हैं कि उसमें, उस मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर कितना है, तो जितना परसेंट आपका लास्ट में निकल के आएगा उतना ही उसमें आयनिक कैरेक्टर है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में करा दिया, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। तो ये जो टॉपिक है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है एंड पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। तो बेसिकली देखिए इस चीज़ को ना हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि जब देखिए अपोजिट चार्जेस होते हैं, जब भी अपोजिट चार्जेस होते हैं जैसे कि प्लस और माइनस, ये भी होते हैं अपोजिट चार्जेस। तो ये जो अपोजिट चार्जेस होते हैं जब ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, यानी देखिए अपोजिट चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ सभी को पता है। तो जब भी दो अपोजिट चार्ज जो आयंस है, जैसे ये है नेगेटिव आयन, ये है पॉजिटिव आयन, है ना, पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटाइन। जैसे मान के चलो ये है हमारे पास कैटाइन इस तरीके से, और ये है हमारे पास यहाँ पे एनाइन इस तरीके से, जिस पे माइनस चार्ज है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है और जो भी नेगेटिव चार्ज होता है, जब वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज इस आयन पे है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, कैटाइन बोल रहे हैं, वो कैटाइन क्या करता है कि जो नेगेटिव आयन है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि ये जो कैटाइन है वो जो एनाइन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, रिपेल हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको समझना है, मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या इन पे अफेक्ट डालते हैं। और पोलराइजेबिलिटी एक प्रोसेस है, जो कि पूरा प्रोसेस है, इसमें जो भी हो रहा है उसको पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। बट डोंट वरी, वीडियो के लास्ट तक सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई कि दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो होता क्या है कि जब भी अपोजिट चार्जेस क्लोज आने की कोशिश करते हैं, जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो होता क्या है कि जो कैटाइन है वो एनाइन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि भाई देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जाहिर सी बात है कि उसे जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और ये है हमारा एनाइन, एनाइन के पास क्या है, माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स भर भर के हैं। तो वो क्या कर देगा, वो जितना देखो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एनाइन के पास में, वो उतना ही इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दान में दे देगा, है ना। वो चीज़ आपको बताऊंगी कि जितना बड़ा साइज उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसके लिए, पोलराइजेबिलिटी के लिए, है ना। वो चीज़ आपको क्लियर होगी। लेकिन पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैटाइन जब भी इसके पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इन द डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन ऑफ द नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन में आपको पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। जैसे इस केस में आप क्या देख पा रहे हैं, इस केस में देख पा रहे हैं आप कि ये है कैटाइन और ये है हमारे पास एनाइन। तो यहाँ पर कोई भी पोलराइजेशन अभी नहीं हुआ, ये क्या है, नो पोलराइजेशन। यहाँ पर अभी तक कोई भी पोलराइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, मैंने क्या बोला कि जैसे ही पोलराइजेशन होता है, यानी कैटाइन जैसे ही एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो क्या होता है कि जो यहाँ पर रिजल्ट आता है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो भी यहाँ पे नेगेटिव आयन है उसमें क्या होता है,
डिस्टॉर्शन हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है कि जब ये केटाइन यहाँ पर तो कोई भी पोलराइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है नो पोलराइजेशन, यहाँ पे कोई भी पोलराइजेशन नहीं हुआ है। ये हो गया हमारा डायग्राम 1 जिसमें कि कोई पोलराइजेशन नहीं है। अब मान के चलो कि पोलराइजेशन हुआ तो क्या चेंजिंग आती, किस तरीके से आपको डिस्टॉर्शन या फिर पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे पास यहाँ पे केटाइन, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसमें कि ये है हमारे पास केटाइन, और दूसरा वाला क्या है हमारे पास, यहाँ पर दूसरा वाला आपको पता है कि हमारे पास क्या है, दूसरा वाला एनाइन है। तो आपको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे मान के चलो मैं इसको इधर ना बना के इधर बनाती हूँ, एक सेकंड, जैसे ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ये हमारा डायग्राम 1 जो है उसको मैं इधर बनाती हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पे केटाइन, ठीक है, और ये है हमारे पास यहाँ पे एनाइन, ठीक। अब देखो ये जो केटाइन और एनाइन है इनमें कोई भी पोलराइजेशन नहीं हुआ है अब तक, इतनी बात आपको पता है। अब हमने ये हमारे पास डायग्राम 1 केटाइन और एनाइन का, ये हमारे पास डायग्राम 2 जिसमें कि हम क्या दिखाएंगे कि पोलराइजेशन हुआ है, डिस्टॉर्शन यहाँ पे हुआ है। तो होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अपनी तरफ खींचेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है एनाइन का वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा भाई, किस तरीके का कि इस तरफ वो झुकाव दिखेगा आपको इस तरफ, तो जो एनाइन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का दिख जाएगा, है भाई, दिखेगा कि नहीं, अरे भाई बोल दो, दिखेगा ना, बिल्कुल दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है जो हमारा स्ट्रक्चर बी है, पोलराइज्ड एनाइन, क्या दिख रहा है, पोलराइज्ड एनाइन। क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि जब तक पोलराइजेशन नहीं हुआ है तब तक तो कोई स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं हुई, नो पोलराइजेशन नो चेंजिंग, है ना। लेकिन जैसे ही क्या हुआ है स्ट्रक्चर बी में कि जब केटाइन, क्योंकि पता है आपको कि अपोजिट चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट तो करेगा ही, तो जैसे ही केटाइन ने एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, खींचने की कोशिश की, यहाँ पर रिजल्ट में देखा गया पोलराइज्ड हो गया एनाइन, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन है, जो पोलराइजेशन हुआ है वो किस में हुआ है, नेगेटिव आयन में हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बॉन्ड बनता है इनके बीच में। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा वो डिपेंड करता है इसकी पोलराइजिंग पावर पर, इसकी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन पे। जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ये पोलराइज्ड हुआ है ना, तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसकी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन पे, इसकी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन पे। कैसे, पहले ये चीज लिखिए, मैं इसको यहाँ से हटा दूं डायग्राम को, आप प्लीज डायग्राम जरूर बनाइएगा क्योंकि बिना डायग्राम के आप इसको ज्यादा अच्छे से नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो मैं आपको क्या बोला अभी कि जो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिखवा दूँ इसके बारे में, फिर बताती हूँ, ठीक है। आप देखिए, मैंने आपको जो भी चीज़ अभी एक्सप्लेन की थी वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से मैंने एक्सप्लेन तो की, बट आप उसको कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जो मैंने यहाँ पर ये इतना लंबा सा लिखा है, मतलब इतनी एक पैराग्राफ टाइप का लिख दिया है, वो आपको नोट करना है, देन आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं आपको एक बार इसको समझा देती हूँ। When two oppositely charged ions approach each other closely, the positive ion attracts the electron from the negative ion and repels the nucleus. This result in distortion or polarization of the negative ion. भाई क्या बोला जा रहा है कि जब भी दो oppositely charged ions approach करते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है नेगेटिव आयन से एंड न्यूक्लियस रिपेल हो जाता है। और जो रिजल्ट होता है वो क्या आता है कि हमें देखने को मिलता है कि डिस्टॉर्शन या फिर पोलराइजेशन ऑफ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन में हमें क्या देखने को मिलता है, डिस्टॉर्शन या फिर पोलराइजेशन। और कैसे देखने को मिलता है वो मैंने डायग्राम बी में आपको बता दिया है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर बी था उसमें आपको पता है कि कैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो बॉन्ड फॉर्म होगा, अब जैसे इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड तो बनेगा कि नहीं बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहा है तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या फिर आयोनिक बॉन्ड बनेगा, वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन पे। क्योंकि भाई देखो, दोनों अपोजिटली चार्ज है, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा, कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा, तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, इट्स ओनली डिपेंड ऑन
डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। तो द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन दैम डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है, एक्चुअल में डिग्री ऑफ पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, में शॉर्ट में लिख देती हूँ डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। इफ द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज स्मॉल, अगर मान के चलो जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मिली है आपको वो स्मॉल है, छोटी है, तो जो बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू इज लार्जली आयोनिक इन नेचर, जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक नेचर में होगा, यानी उसका जो नेचर होगा वो लार्जली आयोनिक नेचर होगा अगर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन क्या है, स्मॉल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज लार्ज, अगर आप मतलब ये कहें कि अब स्मॉल है तो वहाँ पे आयोनिक बन रहा है, लेकिन मान के चलिए कि जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है वो क्या है, लार्ज है, तो जो बॉन्ड बनेगा बिटवीन द टू वो कैसा होगा, वो होगा लार्जली कोवेलेंट इन नेचर, वो लार्जली कोवेलेंट नेचर का होगा। और भाई ये जो पूरा फिनोमिना है जिसमें कि क्या हो रहा है कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे जो डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, इसी पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। और अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि पोलराइजेबिलिटी क्या है, तो किसी भी एटम की एबिलिटी होती है जिससे कि वो पोलराइज्ड हो रहा है, वही क्या है, पोलराइजेबिलिटी। किसी भी एटम की एबिलिटी, पोलराइज्ड जो भी एटम है वो उसके पास जो एबिलिटी है जिससे कि वो पोलराइज्ड हो रहा है, वही क्या बोलते, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है तो मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग करा देती हूँ, ठीक है। आप इसके बाद डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए भाई, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ फैक्टर अफेक्टिंग द पोलराइजेशन ऑफ आयंस। जो भी आयंस है, कैटायन है, एनाइन है, तो उनको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जो कैटायन और एनाइन है उसको चार्ज किस तरीके से अफेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि इस पर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो चार्ज के इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी पोलराइजिंग पावर पे। तो हमने यहाँ पे दोनों ले रखे हैं कि चार्ज ऑन कैटायन और एनाइन, मैं दोनों का एक ही साथ करा रही हूँ कि अगर आप चार्जेस की बात करें कि आपका या वो कैटायन है या फिर एनाइन है, तो उसके ऊपर अगर आप चार्ज की बात करें, तो मान के चलो पहले हम कैटायन की बात कर रहे हैं, तो जो कैटायन है हमारे पास ये, उस पर जब चार्ज इंक्रीज होता है तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होती है। रीजन क्या है इसके पीछे, बिहाइंड द रीजन ये है कि जैसे आपको पता है कि कैटायन पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। भाई सिंपल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी कमी इलेक्ट्रॉन्स की, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही हूँ मैं, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उस पर बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा उसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो क्या है, वो भी इंक्रीज हो रही है। तो जितना उस पर चार्ज बढ़ जाएगा वो उतना ही इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। दैट्स वाई जो कैटायन है उस पर चार्ज बढ़ने से उसकी पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होती है। चार्ज इंक्रीज, पोलराइजिंग पावर इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। अब एनाइन की बात करूं मैं, तो एनाइन का केस, वैसे एनाइन पे तो माइनस चार्ज होता है, बट केस क्या है, सेम है कि एनाइन का अगर चार्ज बढ़ रहा है एनाइन के ऊपर तो उसकी भी पोलराइजिंग पावर क्या है, बढ़ेगी। अच्छा, इसका रीजन क्या होगा, क्या इसका सेम रीजन होगा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सेम रीजन तो हो ही नहीं सकता। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भेज रहा है अपने पास है, तो जाहिर सी बात है रीजन सेम नहीं होगा। तो क्या रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब एनाइन का चार्ज बढ़ता है, एनाइन पे चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा आ गए, इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा आ गए, इसका मतलब उसका साइज और ज्यादा बढ़ गया। तो जितने ज्यादा उसका साइज बढ़ गया, मतलब पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन जो होती है वो जैसे ही उसका चार्ज इंक्रीज होता है वैसे ही उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जो पोलराइजिंग पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन सिर्फ यही है कि जो एनाइन है जैसे ही उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसका साइज बढ़ जाएगा, तो जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो इजीली वहां से निकाल देगा, मतलब इजीली उससे कैटायन खींच लेगा। इस तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है।
तो दोनों के केस में चार्जेस इंक्रीज होंगे तो पोलराइजिंग पावर विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन। अगर हम कैटाइन और एनाइन के साइजेस की बात कर रहे हैं तो कैटाइन के अगर मैं साइज की बात करूं तो जितना छोटा साइज होगा उतनी ही पोलराइजिंग पावर उसकी क्या होगी, उतनी ही पोलराइजिंग पावर उसकी इंक्रीज होगी। क्यों भाई, देखो जितना छोटा साइज का मतलब समझ रहे हैं कि उतना ही ज्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज। देखो साइज छोटा कब होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को आप निकालते जाएंगे तो बाहर के जब आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालते जा रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और उसका साइज छोटा होता जा रहा है। तो जितना साइज छोटा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर मैं एनाइन की बात करूं तो एनाइन के केस में क्या है, साइज छोटा नहीं होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा कि वहां से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको कैटाइन इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। Am I right और रॉन्ग, आप बताइए, खुद सोच के देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान के चलो ये है हमारे पास न्यूक्लियस, तो ये है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस और ये है हमारे पास आउटर मोस्ट शेल। अच्छा एक ये मान के चलो पहले हमारे पास ये है आउटर मोस्ट शेल, मैं इसको हटा देती हूँ, ये है हमारे पास एनाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को कोई और खींच के ले जाए, किसी की मजाल है क्या भाई, बहुत हिम्मत चाहिए किसी के इतने नज़दीक से इलेक्ट्रॉन को लेके जाने की, है ना। लेकिन अगर यहीं मैं इसका साइज जो है, जो आउटर मोस्ट सेल है वो इतनी दूर हो जाए इससे, मतलब और सेल तो होंगी डेफिनेटली, बट मैं कह रही हूँ आउटर मोस्ट सेल इतनी दूर हो जाए तो इतना डिस्टेंस बढ़ गया तो अब कोई भी आएगा इजीली बाहर से लेके भाग जाएगा सामान। अब जैसे ऐसे समझ लो भाई, चोर आया, एक है आपका जो गोल्ड है, आप सो रहे हैं जिस कमरे में, ठीक है, आपका गोल्ड आपकी तिजोरी में रखा है भाई, लॉकर में रखा है, और एक आपका जो गोल्ड है वो बाहर आपके गेस्ट रूम में रखा है जिसमें कि कोई भी नहीं सो रहा है ना। या फिर सोच लो कि कोई सो रहा है लेकिन ऐसे ही कोई भी ऐसी अलमारी है जिसमें बिना लॉक किए आपने रख रखा है, तो जाहिर सी बात है चोर आएगा इजीली उसको लेके भाग जाएगा। और जो लॉकर में रखा है उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है तब तक आप जग जाओ तो आपसे लड़ाई भी करनी पड़ेगी, है ना। तो वैसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पर भी क्या है कि जितना बड़ा साइज होगा वो उतनी ही जल्दी उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल जो है उसके बीच का जो मतलब डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो मैं तो ऑलवेज आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो इससे पहले मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ जो कि था पोलराइजेशन ऑफ आयंस या फिर पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए ये जो टॉपिक है वो उसी से रिलेट करता है। वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जब भी कैटाइन और एनाइन के बीच में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। जैसे ये है हमारे पास कैटाइन, ये है हमारे पास कैटाइन और ये है हमारे पास एनाइन। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी कैटाइन और एनाइन के बीच में पोलराइजेशन होता है तो जो यहाँ पे क्या होता है कि जो एनाइन है उसका क्या हो जाता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव आयन जब नेगेटिव आयन को अप्रोच करता है, नेगेटिव आयन के नज़दीक आता है, तो इसमें जो रिज़ल्ट होता है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो नेगेटिव आयन है उसका क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है। कैसे, देखो भाई मैंने आपको बोला कि अभी ये जो हमारा डायग्राम है वो कैटाइन का है और ये एनाइन का है और इनके बीच में नो पोलराइजेशन है, इनके बीच में जो पोलराइजेशन है वो क्या है, नहीं है। तो ये एज इट इज़ मतलब एकदम हमें अच्छे से दिख रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैंने यहाँ पर ये कैटाइन बना दिया, मान के चलिए ये कैटाइन बना दिया और फिर मैंने उसका क्या कराना है, एनाइन के साथ में क्या कराना है, उसको अट्रैक्ट कराना है, यानी कि कैटाइन एनाइन क्या करेगा, क्लोज जाएगा, उसको अप्रोच करेगा। तो एनाइन जो है वो क्या हो जाएगा, उसका जो रिजल्ट में जो हमें एनाइन देखने को मिलेगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पोलराइज्ड क्या है भाई, पोलराइज्ड एनाइन है, ये कह सकते हैं पोलराइज्ड आयन है, ठीक है। तो पोलराइज्ड एनाइन कब हुआ है, जब कैटाइन और एनाइन ने एक दूसरे को अप्रोच किया। भाई ये सीधा गोला बना लीजिए, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअल में
कि जब कैटाइन और एनाइन के बीच में कोई पोलराइजेशन नहीं है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो ऐसे हमें दिख रहा है। लेकिन जैसे ही कैटाइन एनाइन को अप्रोच करता है, उसके क्लोज आता है, तो क्या होता है कि जो एनाइन है वो पोलराइज्ड हो जाता है, एनाइन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ आयन बोलते हैं। जो एनाइन है वो पोलराइज्ड हो गया है, तो इसी को हम पोलराइजेशन ऑफ आयन बोलते हैं, है ना। और ये जो प्रोसेस है इसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताया किसने था, तो ये बताया था फजान ने। इस वो चीज़ हम पढ़ेंगे आज फजान्स रूल में, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें मैं पहली जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ, आई होप कि आपने देख रखी होगी। तो आज जो मैं आपके साथ टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज़ फजान्स रूल। तो फजान्स रूल के बारे में जो बेसिक था वो पिछली वीडियो वाला वो मैंने आपको भी क्लियर करा दिया है। देखिए फजान्स रूल क्या कहता है कि कोई भी आयोनिक बॉन्ड है, देखो आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, वही सिंपल सी चीज़ है, जब कोई कैटाइन जैसे Na+ है और Cl- है, जब ये दोनों पास में आएंगे जुड़ेंगे प्लस माइनस, यानी कैटाइन और एनाइन जब नजदीक आएंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होता है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो उनके बीच में क्या होगा भाई, अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, डेफिनेटली अट्रैक्शन ही होगा। लेकिन फजान्स रूल के अकॉर्डिंग फजान्स रूल क्या बोलता है कि पहले तो ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है तो डेफिनेटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब करते भी हैं अट्रैक्ट। लेकिन जब ये ज़्यादा नज़दीक आते हैं, क्योंकि ये नज़दीक आते हैं आते जाते, लेकिन जब ये ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो कैटाइन क्या करता है भाई, कैटाइन जो एनाइन है उसको एकदम से दूर कर देता है, एकदम से दूर कर देता है और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है। मतलब वही चीज़ जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाई, जैसे ये हमारे पास कैटाइन और ये एनाइन को अप्रोच कर रहा है, ये हमारे पास एनाइन, ये एनाइन को अप्रोच कर रहा है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, जब ये बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे, बीच में क्या होता है, इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस, इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस, ये है हमारा कैटाइन और ये है हमारा एनाइन, दोनों के बीच में क्या है, बीच में न्यूक्लियस है। तो होता क्या है कि जब ये दोनों ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं, तब कैटाइन क्या करता है, एनाइन को एकदम से धक्का मार देता है, उसको दूर कर देता है। तो जब एनाइन उसको दूर करता है तब हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यानी कि मैंने आपको अभी क्या बोला था कि ये उसको धक्का तो लगाएगा, जो हमारा एनाइन है उसको धक्का तो लगाएगा, लेकिन उसको पोलराइज्ड कर देगा। जो एनाइन है, जो यहाँ पे एनाइन की मैं बात कर रही हूँ, वो पोलराइज्ड हो जाएगा, यानी उसका जो प्लस चार्ज है वो इधर आ जाएगा और माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींचने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो कैटाइन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पहले तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, बट जब वो ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, एक सेकेंड, शायद आपको यहाँ पे लाइट आ रही है इस वजह से दिख नहीं रहा है, लीजिए अब दिख रहा है। तो जब वो ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो कैटाइन एनाइन को अलग कर देता है, जिसकी वजह से जो एनाइन है वो पोलराइज्ड हो जाता है, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे पॉजिटिव वाला इधर चला गया, नेगेटिव वाला इधर, तो वो टूट जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि वो टूट जाता है, ठीक है। तो ये होता है फजान्स रूल। अब देखो जो फजान्स रूल है, इसमें इसको डिटरमाइन करने के लिए, यानी अकॉर्डिंग टू हिम, जो फजान्स रूल जिन्होंने दिया है तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंग जो पोलराइजेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन होता है किसी भी कैटाइन के द्वारा, उसको कई सारे फैक्टर्स से डिटरमाइन कर सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स से उसको हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं नहीं, एक्चुअल में पढ़ते हैं, तो कई सारे फैक्टर्स से उसको डिटरमाइन किया जाता है। तो हम उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स से उसको डिटरमाइन किया जाता है। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन। अब देखिए जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता है, कैटाइन पे चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है कि उस पर प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा रहा है, तो उसको उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। सेम एनाइन पर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो वो और इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे पाएगा किसी और को।
तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे जैसे कैटाइन एंड एनाइन का चार्जेस इंक्रीज होता है, उनकी जो पोलराइजेशन पावर है वो भी इंक्रीज होती है। इसको थोड़ा सा आप माइंड लगा के सोचिएगा कि जब चार्ज कैटाइन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा एनाइन के पास जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। एंड सेम इन द केस ऑफ एनाइन, जितना ज़्यादा उस पर माइनस चार्ज होगा वो उतनी ही ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसके कैटाइन के पास में दे पाएगा, कैटाइन के पास नज़दीक, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्जेस इंक्रीज हो जाएगा वो उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन पावर उनकी बढ़ जाएगी, है ना। सेकेंड है साइज ऑफ एनाइन। अब देखो साइज ऑफ एनाइन जो है वो दोनों का अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं कैटाइन के साइज की बात करूँ तो जैसे जैसे उस पर चार्ज बढ़ेगा उसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप आउटर मोस्ट शेल से निकालते जाएंगे तो उसका जो साइज है वो छोटा होता जाएगा। तो जितने छोटे साइज का कैटाइन होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पोलराइजेशन पावर होगी। लेकिन एनाइन के केस में क्या है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि एनाइन के केस में क्या होता है, माइनस चार्ज बढ़ता है, और जब माइनस चार्ज बढ़ता है तो शेल जो है उसकी वो भी बढ़ेंगी, शेल बढ़ेंगी तो डेफिनेटली उसका साइज भी बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा साइज बढ़ता है एनाइन का उतना ही ज़्यादा उसका पोलराइजेशन पावर भी बढ़ती है। तो दोनों का जो केस है वो ऑपोजिट है, ठीक है। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं कैटाइन की बात करूं तो ऐसा कैटाइन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है वो इजीली पोलराइज कर देता है एनाइन को देन 8 इलेक्ट्रॉन वाला, यानी कैटाइन विद 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल कैन पोलराइज एन एनाइन मोर इफेक्टिवली देन 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसा कैटाइन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो इतना इफेक्टिवली एनाइन को पोलराइज नहीं कर पाएगा जितना कि वो कैटाइन कर देगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि फजान्स रूल क्या होता है। बेसिकली इस रूल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी को समझना पड़ेगा। एंड अगर ये समझ में आ गया तो ये रूल कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ें हम उसमें पढ़ते आए हैं वही चीज़ फजान ने बताई थी फजान्स रूल में, तो वो हम फजान्स रूल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के साथ में हमारा जो चैप्टर मतलब जो यूनिट है फर्स्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एंड इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने टाइप्स की होती है विद एग्जाम्पल। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन से आपको समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट मीन्स कि वहाँ पर हाइड्रोजन तो इन्वॉल्व होगा, है ना। तो जब भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो हम ऐसी बॉन्डिंग की बात करेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन वहाँ पे इन्वॉल्व है, उसी बॉन्डिंग की हम बात करेंगे। अब एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, तो देखिए व्हेन हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट के साथ में बनाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल के थ्रू। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स क्या होता है भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो, हाई हो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उसके साथ में हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड शो करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू उसके साथ में जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिए कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं और ऐसा क्या होगा इस बॉन्डिंग में। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में कि जो भी हाईली कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो के साथ जो बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन, उसमें एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, सच एज फ्लोरीन है ना। आपको पता है, आपने अगर पढ़ा हो एक वर्ड FON फोन करके, तो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। ये क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। और ये किसके साथ में बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करते हैं। तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, एक्चुअल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, अभी आगे का जो मैं आपको लाइन बताऊंगी उससे आपको क्लियर होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अभी मैंने आपको ये बोला है सिर्फ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन इन्वॉल्व रहेगा,
दूसरी चीज मैंने आपको ये बोली है कि जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड रहता है, कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट मींस फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। लेकिन क्या हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड कर लेगा तो वही कोवेलेंट बॉन्डिंग है? सॉरी, कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है फिर? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? देखो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने किसके साथ में बॉन्ड बनाया? फ्लोरीन के साथ में बनाया, ठीक है। वैसे ही एक और हाइड्रोजन आया, उसने एक और फ्लोरीन के साथ में बनाया। वैसे ही एक और हाइड्रोजन आया, उसने एक और फ्लोरीन के साथ में बनाया। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, ये हमने डेल्टा बना रखा है, डेल्टा से डेल्टा प्लस, दैट मीन्स पार्शियल पॉजिटिव। एंड सेम फ्लोरीन पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव। ऐसे ही सेम इस वाले हाइड्रोजन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले जो फ्लोरीन है उससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सेम पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब बात आती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। ये तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, बट अभी तक मैंने कहीं भी किसी भी लाइन में ये नहीं लिखा है कि इट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ना ही मैंने ये बोला है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया। अगर मैं आपको और सिंपल वे में समझाऊं तो देखिए, ये दोनों मॉलिक्यूल में क्या है? हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, और हाइड्रोजन ने कौन से बॉन्ड के साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रखी है? कौन से बॉन्ड के साथ में? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, राइट। तो होता क्या है कि देखो, यहाँ पर जो फ्लोरीन है, यानी ये वाले एलिमेंट, ये वाले मॉलिक्यूल का ये एलिमेंट पे माइनस चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये वाले मॉलिक्यूल के इस वाले एलिमेंट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, और वो जो इंटरेक्शन होगा दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, और दोनों ही कैसे बॉन्ड है? हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रखे हैं, यानी दोनों ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग है, जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जिसपे कि क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल, एंड दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसपे कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड अट्रैक्ट करते हैं तो वो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो डोंट वरी, अभी जो मैंने बोला है उसको मैं अभी यहाँ पे लिखवाती हूँ आपको, एंड देन आपको क्लियर हो जाएगा, आई एम 100% श्योर। तो आप फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आपको वो लिखवाती हूँ जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ। देखो भाई, अब ये जो मैंने लाइन यहाँ पे लिखवाई है वो क्या है? हाइड्रोजन ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वन अनदर, एंड दिस इंटरेक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड आफ्टर दिस आपको वही एग्जाम्पल ऐड करना है HF वाला, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन वाला, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद जस्ट आपको वो एग्जाम्पल बनाना है, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, और कौन कौन से वो 2 टाइप हैं? तो पहला जो टाइप है वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा जो इसका टाइप है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब दोनों टाइप्स हैं तो दोनों अलग अलग होंगे डेफिनेटली। जो 2 टाइप है तो दोनों में कुछ ना कुछ खास बात होगी जो कि एक दूसरे से डिफरेंट, एक दूसरे से उनको अलग बना रही है ना। तो डेफिनेटली इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों ही डिफरेंट तरीके के टाइप है, और दोनों, एक सेकेंड, शायद आपको यहाँ पर लाइट आ रही है जिस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक सेकेंड आपको, ये देखिए अब आपको प्रॉपर विजिबल है।
इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, इसके दो टाइप्स होते हैं। वन बाय वन दोनों टाइप्स को आपको समझा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर की बात करती हूँ, एक सेकंड, देखिए अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर की बात करती हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होने वाली बॉन्डिंग को ही, यानी दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई बॉन्डिंग शो नहीं होगी। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर आपको शो मतलब दिखेगी। कैसे शो कराई जाएगी, कैसे, देखिए जैसे एक है मॉलिक्यूल हमारे पास HF, जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव। दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास HF है, पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव। तीसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास HF है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होती है। जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गया, ये तीनों क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल है। तो अब इनके बीच में जो हाइड्रोजन, ये जो बॉन्डिंग है, इसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो वो क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि वहां पर कोई एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, सॉरी एक मॉलिक्यूल मतलब कोई अलग अलग मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा। कैसे, अभी बताते हैं। देखो जैसे यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको इंटरेक्शन दिख रहा है, हाइड्रोजन और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर के केस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है किसमें, एक रिंग टाइप का होता है और एक ही मॉलिक्यूल में होता है। क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल में होगा। जैसे एग्जांपल करा दें, जैसे हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन रिंग है और इससे यहाँ पर जुड़ा है ये NO2 ग्रुप, ये इससे जुड़ा है NO2 ग्रुप और यहाँ पर जुड़ा है ये OH ग्रुप। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी बच्चों वो यहाँ होगी, ये होगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग मॉलिक्यूल है। अभी यहाँ की मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये एक ही मॉलिक्यूल है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये इस तरीके की बॉन्डिंग होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अब आप पहचान लेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कि आपको वहाँ पे एक रिंग टाइप का दिखेगा। सबसे मेन है कि आपको एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग दिखेगी और रिंग के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अब और इंटरमॉलिक्यूलर की अगर मैं बात करूँ तो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है कि आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, जैसे ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग है, ये अलग है, और उनके बीच में बॉन्डिंग दिखेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें कि मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया है एंड उसी के साथ साथ उसके जो टाइप्स थे उनको भी बताया है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। मैं तो हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहती हूँ। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारी जो यूनिट है वो ख़त्म हो चुकी है। एंड एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज यूनिट ख़त्म हो गई तो अब मुझे लगता है आपको बता देती हूँ कि आज सारी यूनिट के वन शॉट अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सारी यूनिट्स के वन शॉट भी प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं सबके आपको वन शॉट भी करा दूंगी, ताकि जब आपके एग्ज़ाम्स आए तो आप कम टाइम में और बहुत अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर पाएँ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।